एफबीआर जदीद दौर के तकाजों को पूरा करने के लिए बड़ी तेजी के साथ ऑटोमेशन की तरफ गामजन है, मगर आप सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए किसी टैक्सेशन ऑफिसर के पास चले जाओ, वो ऐसे होता है फिरौन जैसे, पता नहीं क्या हो गया। क्यों जमा करवा दें जब पराल के पास एक्सेस मौजूद है, वेल्थ स्टेटमेंट में आपके पास सफिशिएंट सोर्सेज मौजूद है। कौन सा लॉ कहता है कि आप उसको बैंक में रखवाएंगे? कभी इस मुल्क के अंदर ऐसा हुआ कि एक पुलिस वाला काम करे गलत और उसी महकमे का बंदा उसकी इंक्वायरी करे? और डिपार्टमेंट को और पराल को भी चाहिए कि सर्वर्स को ऐसा ऐसा बेहतरीन करते जाएं। जब हर साल ही एक चीज को सामना करना पड़ रहा है तो उसे क्यों नहीं इनहेंस किया जाए? जब हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं किसी की, तो उसका जो नाम एनटीएन के ऊपर आ रहा होता है ना, वो आईडी कार्ड पे होता है और ना वो होता है जो हमने टाइप किया होता है। सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। पराल में सेल्स टैक्स रिटर्न में पहले वो नेक्स्ट सी डिलीट हो जाते हैं और वो बाद में मिलते ही नहीं है। और हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, जब करना है तो फिर करना है। एफबीआर का जो सिस्टम है आयरस, जिसको मैनेज करता है पराल, उसमें क्या रुकावटें हैं? जब तक पराल जो है वो रिमूव इफेक्टिवली नहीं कर पाता, तब तक इसकी कारकर्दगी को और वो अच्छे काम जो इन्होंने किए हैं उसे पजीराई नहीं मिलती। तो फिर जब तक आप नॉन टैक्स पेयर को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, ये मलबा अवाम पे डालना या आप एफबीआर ऑफिसर पे डालना या किसी एक डिपार्टमेंट पे डालना, मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। एफबीआर में जाके कहते हैं, वो कहते हैं जी पराल ने करना, पराल वाले कहते हैं जी एफबीआर ने करना। अब ये दो इदारों की लड़ाई में एसएससी पिस रहा है। एफबीआर इस वक्त कर रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक रिकवरी इंस्पेक्टर का काम कर रहा है कि इस शोबे से इतना पैसा इकट्ठा करो, इससे इतना इकट्ठा करो, इससे इतना इकट्ठा करो। और ये सिस्टम बस सिर्फ नाम को है, अभी नहीं चल रहा। यू हैव टू गेट द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। यहाँ पे गवर्नमेंट के एक जनाब आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आए जस्ट एक CNAC यहाँ पे पुट करें, अपना बिजनेस का नाम लिखें। कानून में ये बड़ा लिख देते हैं कि जिस अफसर के 5 असेसमेंट आर्डर रिवर्ट हुए उसको हम फारिग कर दें। कभी किसी को किया इन्होंने? टैक्स नेट और टैक्स बेस बढ़ाने में रुकावटें एफबीआर पैदा करता है या पराल की वजह से होती हैं? कमिश्नर के लिए भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो उनको इतना फैसिलिटेट करते थे कि उनकी रिटर्न फाइल हुई है और उसी वक्त उसको सस्पेंड कर दिया। ये सिर्फ बातें करने की है, इनको कुछ नहीं आता। ये इतनी इनकी पुअर परफॉर्मेंस है, इसका कोई अंदाजा कि आज के दौर में 38 नोटिस ये लोग जाके रेड करते हैं और तीसरे दिन उस बंदे को प्री सस्पेंशन का नोटिस दे देते हैं और अगले दिन 3-4 दिन गुजरने के बाद उसको सस्पेंड कर देते हैं। कि जब हम लोग बहुत सारी चीज़ों की बुराई यहाँ बयान करते हैं तो ज़रूरी है कि जिस डिपार्टमेंट के साथ हम चल रहे हों, अगर उसकी कोई चीज़ अच्छी हो तो उसको सराहा भी जाए। इस इनवॉइसिंग का जो स्कैंडल है उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? सर देखिए, इसमें हम पराल की गलती नहीं कह सकते। आपके गारंटी क्या है इस चीज की कि मेरा जो रिकॉर्ड मैंने दिया है वो चोरी नहीं होगा, वो हैक नहीं होगा? टैक्स पेयर की जो प्राइवेसी है उसको महफूज बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स साथ में हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, एफबीआर जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए बड़ी तेजी के साथ ऑटोमेशन की तरफ गामजन है, मगर एफबीआर का जो सिस्टम है आयरस, जिसको मैनेज करता है पराल, उसमें क्या रुकावटें हैं? टैक्स बार्स, टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स पेयर, एफबीआर और पराल के दरमियान जो गैप है उसको किस तरह पूरा किया जा सकता है? जो टैक्स नेट के वुसअत देने में और टैक्स बेस को बढ़ाने में रुकावटें कहाँ कहाँ हैं, इनको किस तरह दूर किया जा सकता है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि जब बजट आता है तमाम टैक्स बार, चैम्बर्स और दीगर इंस्टीट्यूशन इदारे अपने अपनी बजट तजावीज़ हुकूमत को भेजते हैं और अपने अमल का और अपने इल्म का इजाफा करने के लिए हुकूमत से चाहते हैं अगर इन तजावीज़ पर अमल हो जाए तो बेहतरी आ सकती है, हुकूमत उन तजावीज़ को माने, उसकी मेहरबानी है, ना माने रद्दी की टोकरी में डाल दे। लेकिन कुछ तजावीज़ हुकूमत अपने बजट में पेश करती है तो वो लोग खुश हो जाते हैं, हुकूमत ने उनकी तजावीज़ पर अमल किया है। ज़्यादा नहीं तो हम अमल कर को बेहतरी की तरफ तो आ सकते हैं अगर अमल किया जाए। अगर जो एफबीआर का सिस्टम है आयरस, जब रिटर्न के आखिरी दिन होते हैं वो बैठ जाता है, सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन में, इनकम टैक्स में, अपने नाम की तब्दीली में, अपने जो जरूरी डिडक्शन है उसको तब्दील करने में
में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है टैक्स पेयर को। उन गैप को किस तरह हम दूर कर सकते हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे जिशान इजाज साहब, आप फार्मर नायब सदर हैं ICAP के, चेयरमैन है फिजिकल लॉ एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी। और मेरे साथ मौजूद होंगे शेख यासीन साहब, आप सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। मेरे साथ मौजूद होंगे चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब, आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के और साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। और मुझे ज्वाइन करेंगे आमिर हनीफ साहब, आप नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। और मुझे ज्वाइन करेंगे फरूक गुजर साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। और मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद अतीक चौधरी साहब, आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के और साबिक सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। और मुझे ज्वाइन करेंगे वासफ अली अवैस शेख साहब, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे शहबाज सदीक साहब, आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। और मुझे ज्वाइन करेंगे कारी ज़ुहैबुर रहमान ज़ुबैरी साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और फार्मर चेयरमैन है IT कमेटी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। और मुझे ज्वाइन करेंगे उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और साबिक इसी मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। और मुझे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद आसफ खान साहब, आप एडवोकेट हैं और ITPs हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद दानिश साहब, आप CA हैं। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है जिशान इजाज साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर ये बताइएगा जो प्राल की मौजूदा परफॉर्मेंस है और कारकर्दगी है उसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, प्राल बिल्कुल रुकावट नहीं है। प्राल तो मेरे जहाँ तक ख्याल है कि एनीथिंग या एवरीथिंग आगे भी चल के जितने सिस्टम हमारी टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमें उसको और फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, उनको इक्विप करने की ज़रूरत है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे बेस करके कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो सके और कम से कम एफर्ट से। एज़ फार एज ऑफिसर्स आर कंसर्न, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, आई मीट दैम, सबसे मुलाकात भी होती है। देखें, आप उनकी भी सिचुएशन समझें, ठीक है। अब दे नीड टू गेट टू द सिनेरियो जिसमें प्रैक्टिकली उन्होंने बजट्स अचीव करने हैं। दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो टैक्स नेट में नहीं हैं। अब उस एरिया में हम नहीं जाना चाह रहे, वो एक बेचारे ऑफिसर तो नहीं ना कर सकता कि उसको टैक्स में ना लाया जाए। ये तो हमारी पॉलिसी का इशू है, हमारे डिसीजन मेकर्स का इशू है। वी नीड टू हैव दैट कंफर्ट। हमारा वहाँ पे वो उस लेवल का सोच चाहिए कि जी ये करना है तो करना है। और हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जब करना है तो फिर करना है। तो फिर जब तक आप नॉन टैक्स पेयर को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, ये मलबा अवाम पे डालना या आप FBR ऑफिसर पे डालना या किसी एक डिपार्टमेंट पे डालना, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। बहुत शुक्रिया जिशान इजाज साहब, आपने हमें टाइम दिया। मेरे साथ लाइन पर मौजूद है शेख यासीन साहब, आप सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। शेख यासीन साहब, ये बताइएगा कि प्राल की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है और कारकर्दगी है उसको आप किस तरह देखते हैं? जहाँ तक प्राल की कारकर्दगी का ताल्लुक है, ये हमारे नज़दीक तो ये हमेशा ट्रबल मेकर ही रहा है, कभी इसने काम को सीधा किया नहीं है। जितनी भी ऑटोमेशन की कोशिश है वो करके अपने एंड पे रख लेते हैं और जब एकदम आसमानी सहीफे की तरह इसको नाजिल करते हैं, करने के बाद कहते हैं जी आज से ये काम शुरू हो जाएगा। भले इसके बैक एंड के ऊपर FBR भी शामिल होता है, लेकिन प्राल का काम है कि वो चीज़ों को वक्त से पहले बना के तो इसको दे। जिस तरह इस वक्त जो 2025 की रिटर्न आई तो इसके ऊपर तमाम बार से उन्होंने ये लिखा है कि जनाब 7 दिन का टाइम जो आपने दिया ऑफिशियली कि इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन फाइल करें वो कम है। दूसरा, इसको आप हमें टेस्ट रन करने दें ताकि इसमें जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो हम आपको हाईलाइट करें और आप उसको ठीक करें। वो जो चीज़ होनी नहीं है जो हमें पता है। इसी तरह फील्ड फॉर्मेशन के हवाले से भी बेशुमार चीजें ऐसी हैं उसको पकड़ के बैठ जाते। मिसाल के तौर पे एक ऑर्डर हुआ एक केस में ज्यूरिसडिक्शन के ट्रांसफर का, ज्यूरिसडिक्शन के ट्रांसफर तो हो गए लेकिन रिकॉर्ड जो है वो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। उसके लिए कभी आप राइट की तरफ जा रहे हैं, कभी आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। FBR में जाके कहते हैं, वो कहते हैं ये प्राल ने करना, प्राल वाले कहते हैं ये FBR ने करना। अब ये दो इदारों की लड़ाई में SSC पिस रहा है। मजे की बात यह है कि प्राल किसी को सवाए FBR के किसी को जवाबदेही नहीं है। शेख यासीन साहब, ये भी बताइएगा, अगर प्राल FBR के जेर साया काम कर रहा है तो फिर लेटरबाजी क्यों, इतना बड़ा प्रोसेस क्यों? गर्चे के ये FBR के नीचे काम कर रहा है लेकिन इसने अपनी पोटेंशियल डिलीवर नहीं की कौम को। बेसिक पर्पस ये था ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं 40% के करीब ऑटोमेशन हो चुकी है। ये ऑटोमेशन के एडवांटेजेस जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो 100% चीज़ें चाहिए वो नहीं है। मिसाल के तौर पे जब 30 सितंबर आता है तो वो हमेशा ये होता है जी IRS बैठ गया, जी IRS पे प्रेशर आ गया, जी इसको कौन लुक आफ्टर कर रहे हैं? प्राल वाले कर रहे हैं। प्राल वालों को पता है कि हमें आखिरी वीक में हमारे ऊपर प्रेशर आना है, तो वो उसकी जो सॉफ्टवेयर में जो उन्होंने अमेंडमेंट्स करनी है, ये सॉफ्टवेयर को जो अपडेट करना वो नहीं करते। उसके
साथ जो सपोर्टिंग जो टूल्स लगे वो नहीं लगाते ये। सो इनको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाया, यानी ना ये बार में इनके बार के पास हमारी एक्सेस है कि हम इनको बुलाएं और हम इन्हें कहें कि जनाब ये बताएं। यानी अभी ये डिजिटल इनवॉइसिंग का किया, डिजिटल इनवॉइसिंग के ऊपर ये हमें कह रहे हैं कि जनाब हमारे साथ इंटीग्रेट करें। आपके गारंटी क्या है इस चीज की कि मेरा जो रिकॉर्ड मैंने दिया है वो चोरी नहीं होगा, वो हैक नहीं होगा। ये सिर्फ बातें करने की है, इनको कुछ नहीं आता। ये इतनी इनकी पुअर परफॉर्मेंस है, इसका कोई अंदाजा नहीं। सर यही चीजें है ना, वो रेड फीता है जो ब्यूरोक्रेसी का जो काम है, तरीकाकार है काम करने का, डिलेइंग टैक्टिक्स है। यानी आपको रिटर्न कानून में लिखी है कि 31 दिसंबर को उसका ड्राफ्ट आना है, ये अब आके इन्होंने दिया, 7 दिन के अंदर अंदर इसको करें। यानी ये इन्होंने हालात इनके ये हैं कि ये एग्जेक्टिव के तमाम इख्तियारात कहते हैं पूरे पाकिस्तान के इख्तियारात हमें दे दे, जिम्मेदारी हमें कोई ना। आप सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए किसी टैक्सेशन ऑफिसर के पास चले जाए, वो ऐसे होता है फिरौन जैसे, पता नहीं क्या हो गया। वो चीजों को समझते नहीं कि कानून की क्या मंशा है, क्या रिक्वायरमेंट है, कानून क्या चाहता है। नहीं, जो हम कह रहे हैं वो ठीक। शेख यासीन साहब ये भी बताइएगा कि डिजिटल इनवॉइसिंग का जो स्कैंडल आया हुआ है, जिस पर वफाकी टैक्स महोत्सव ने भी एक्शन लिया है, आप क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पराल है, जिसके पास डाटा पड़ा। देखिए मैं और आप पूरी कोशिश कर लें तो हम किसी का पासवर्ड ले ही नहीं सकते। रिकवर करने के लिए हमें वो जो उन्होंने SOP डिजाइन किया उसको हमने फॉलो करना है। उसको फॉलो करने के लिए 15 से 20 दिन चाहिए। अब इनके बंदों को कोई अप्रोच करता है, वो क्या करते हैं, वो उसको दे देते हैं। यानी ये तो मैंने केसला भी मैंने पढ़ा कि जिसमें वो SSC ने कंप्लेंट कर दी कि जनाब मेरा पासवर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है इनवॉइसों के लिए। इसके जिम्मेदार कौन है? SSC है या डिपार्टमेंट है? और डिपार्टमेंट कह रहा है जी हमारे साथ इंटीग्रेट करे। डिपार्टमेंट पहले आपने तो देखे, आपने हाथ तो साफ करे ना, वहां पे वो कुछ करना नहीं है। यानी FTO ने अगर कह दिया तो आप देखिएगा कि कोई चार्जशीट, कोई बंदा सस्पेंड, कोई बंदा डिसमिस फ्रॉम सर्विस नहीं होगा। शेख यासीन साहब ये भी बताइएगा, टैक्स नेट और टैक्स बेस बढ़ाने में रुकावटें FBR पैदा करता है या पराल की वजह से होती हैं कि जो सिस्टम में मसाइल है उनको पराल हल नहीं होने देता? FBR के माइंडसेट है और FBR का रवैया है। मेरे साथ चंद दिन पहले FTO में एक एडवाइजर साहब थे, उन्होंने मुझे एक शेयर किया DCIT का कि जनाब ये देखिए रिफंड के मुतालिक ये DCIT साहब फरमाते हैं। DCIT साहब ने 3 सफ़ों की एक जवाब लिख के दिया कि जनाब टैक्सेशन जो SSC है उसने रिटर्न फाइल किया, उसने एप्लीकेशन फाइल की, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया। मैं कैसे वेरीफाई करूं उसकी चीजों को? बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आप IRS पे काम कर रहे हो, IRS में तमाम डिडक्शन जो अब आ रही है, आप वहां से डिडक्शन उठाए, उसने जो क्लेम किया उसमें से जितनी उसकी लायबिलिटी और बाइनेंस करे, बैलेंस अमाउंट जो है उसका रिफंड दे दे उसे। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? लेकिन वो चूंकि वही ब्यूरोक्रेसी को पढ़ाया गया कि नहीं जनाब आप अफसर शाही हैं, आप जो करेंगे हम आपके पीछे खड़े। जितनी देर तक ये चेक एंड बैलेंस इनके ऊपर नहीं होगा वो नहीं हो सकता। कानून में ये बड़ा लिख देते हैं कि जिस अफसर के 5 असेसमेंट ऑर्डर रिवर्ट हुए उसको हम फारिग कर दें। कभी किसी को किया इन्होंने? कोई एक मिसाल बता दीजिए पूरे पाकिस्तान में। हाँ, नजला गिरेगा, किस पे नजला गिरेगा? जो प्रमोटी होगा, जो इंस्पेक्टर से IO बना होगा उसको चार्जशीट कर देंगे। शेख यासीन साहब ये भी बताइएगा कि जब रजिस्टर्ड पर्सन डिजिटल इनवॉइसिंग पर आ गया तो फिर उसकी ऑफलाइन तो बंद कर देनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। आप नहीं समझते फिर डिजिटल इनवॉइसिंग का जो मकसद था वो फौत हो चुका है? सॉफ्टवेयर पराल का है, पराल को होना है FBR है। जितनी देर तक आप FBR में जो बड़े बैठे हैं उनको कटहरे में नहीं लाएंगे ये चीजें होती रहे। को सिर्फ इतना पता है कि जनाब हमने पैसे रिकवर करने हैं। 4C आया, आप यकीन कीजिए कि 4C के ऊपर FBR में हालात ये थे कि इन्होंने डिफॉल्ट सरचार्ज दे दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग जजमेंट है जो जितना पीरियड उसका लिटिगेशन में वो सारा माइनस हो जाना। इनको समझ ही नहीं आता। किसी को जाके पढ़ाए तो वो कहता है जी हमने नहीं पढ़ना, हम जो कह रहे वो करें। 122(5)(a) का ऑर्डर अगर उन्हें कहे कि जनाब ये ड्रॉप होता तो वो कहता है जी हम नहीं कर सकते, हमारे ऊपर इसका ऑर्डर पैरा बन जाएगा। ये हालात है इनके। बहुत शुक्रिया शेख यासीन साहब, आपने हमें टाइम दिया। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है शहबाज सिद्दीक साहब, आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। शहबाज सिद्दीक साहब, आप पराल की मौजूदा परफॉर्मेंस और कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? पराल की फंक्शनिंग है उस पर बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं। बहुत सारी जो टैक्स पेयर्स को, जो कंसल्टेंट्स को वहाँ पे जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो पराल का वजूद था 2007 में जब से ये आया, उसको बजाय हम बेहतर करने के, लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग में आसानियाँ करने के, हम मजीद पेचीदगियाँ पैदा करते जा रहे हैं। जो कि आजकल की जो मौजूदा सूरत हाल में आप देखें कि जब हम GPS टैग कैमरा के थ्रू पिक्चर्स लोड कर देते हैं, एक शख्स है, कंपनी है, टैक्स नेट में आना चाहते हैं, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना चाहते हैं सेल टैक्स की मात्रा, हम उसकी रजिस्ट्रेशन को बजाय आसान करने के एक लेंथी प्रोसीजर से हम उसको FBR के ऑफिशियल इन्वॉल्व हो जाते हैं। पराल की जो जुडिक्शन में उनकी मदाखलत जो मैन पावर की है FBR के ऑफिशियल की, उस वजह से जो डिले आता है, उस वजह से पराल का फंक्शनिंग बहुत
इस टाइम जो है तनकीद का निशाना बन रही है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए हम जीपीएस टैग, कैमरा पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं। जो कंसर्न पर्सन है, प्रिंसिपल ऑफिसर है या डायरेक्टर है कंपनी का, चाहे वो इंडिविजुअल है सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो जाके बायोमेट्रिक करवा देता है। आपके पास हर आइडेंटिफिकेशन आ गई। जीपीएस टैग के थ्रू आपके पास कंपनी की लोकेशन आ गई, बिजली का मीटर साथ अटैच हो गया, हर चीज़ आपके पास आ गई, प्रेमिसेस की एक्सेस आपके पास आ गई। तो फिर हम क्यों उनको डिले करते हैं? एक SRO आया 350, SRO 350 में बैलेंस शीट अपडेट करने के हवाले से वो आज तक इसको नहीं रिजोल्व कर सके। सालों से लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है। कई यूनिट इस पराल की नाकस कारकर्दगी की वजह से जो इख्तियारात जो लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सौंप दिए गए, उस वजह से लोग परेशान हैं। लोग के यूनिट सस्पेंड हो गए सिर्फ इस वजह से कि पराल के पास डाटा मौजूद है। जिन लोगों ने 2025 की इवन टैक्स रिटर्न फाइल कर, कैपिटल मौजूद है, उसमें आपके पास तमाम एक्सेस वेल्थ स्टेटमेंट में मौजूद है। उसके बावजूद हम उनको कहते हैं कि आप अपना डाटा प्रोवाइड करें, बैलेंस शीट प्रोवाइड करें आप फिजिकल फॉर्म में, हार्ड कॉपीज में, और वो एक यूनिट से दूसरे से फिर वापस ये पेचीदगियों की वजह से सिर्फ और सिर्फ डिले आ रहा है। ना सिर्फ मुल्क की खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम डिस्करेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को। पराल का जो काम है, जब आपके पास एक एप्लीकेशन आ गई, चाहे वो बैलेंस शीट अपडेट करने के हवाले से या सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से, आप एक सर्टेन पीरियड के अंदर अगर वो चीज़ें क्वालिफाई कर रही हैं, ऑटोमेटिकली जो पराल का फंक्शन है उसको आप एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ना कि उनको ऑफिसर्स के हाथों में दे दें कि वो उसको शटर कॉक बना लें और हेयर एंड देयर करते रहें और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते रहें। शहबाज सिद्दीक साहब, अगर तमाम मुतलका रिमार्क्स FBR के अफसर ने ही देने हैं तो फिर तमाम इख्तियारात पराल के अफसरान के पास क्यों हैं? पराल ने नहीं अपना काम करना जो डिजिटल तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से जो लॉ में प्रोवाइडेड है। मिसाल के तौर पे एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है FBR की कि विद इन 15 डेज अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं डिसाइड करता यूनिट या जो भी आपका LRO है, LTU है, जो भी CTO है, अगर वो नहीं उसको डिसाइड करता विल बी ऑटोमेटिकली जो एक्सेप्टेड। अगर आपके पास चीज़ें पूरी है, पराल का फंक्शन तो ये होना चाहिए ऑटोमेटिकली उसको कंसीडर करे, तो उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। यहाँ पे 2-2, 3-3 महीने लोगों के हाथों में, अपनी स्वाबदीद पे ऑफिसर्स के हाथों में एप्लीकेशन पेंडिंग रहती हैं। पराल क्या काम कर रहा है? पराल आप उसकी बैलेंस शीट की यार में आप देखें, फ्रीवलेस किस्म की जो उसके ऊपर आपसे रिक्वायरमेंट तलब करते हैं, जो कैश है, कैश इन हैंड है, वो आप कहते हैं कि बैंक में जमा करवा दें। कैपिटल बिल फर्ज आपका 10 मिलियन है, तो आपको कहा जाता है बैलेंस शीट तब आपकी अपडेट होगी, अप्रूव होगी यूनिट से, जब आप ये 10 मिलियन अपने कारोबार से निकाल के आप अपने बैंक में जमा करवा दें। क्यों जमा करवा दें? जब पराल के पास सक्सेस मौजूद है, वेल्थ स्टेटमेंट में आपके पास सफिशिएंट सोर्सेज मौजूद है। कौन सा लॉ कहता है कि आप उसको बैंक में रखवाएंगे फिर उनके पास आएंगे? कौन सा ऐसा बिजनेस है कि अपने डेटर्स क्रेडिटर्स को ख़त्म करके अपने सेल परचेजेस को वो अपना कैपिटल इकट्ठा करे और बैंक में जमा करवा दे तो फिर आपको वो एक्सेस होगी? तो पराल की बजाय ये ऑफिसर्स को ही सौंप दिया जाए, पराल को ख़त्म कर दिया जाए। मैं तो ये समझता हूँ अगर पराल ने काम करना है तो ये मैन इन्वॉल्वमेंट, जो मैन पावर है, इसको ख़त्म किया जाए, जो मिनिमाइज़ किया जाए। जहाँ पे ज़रूरत है अननेसेसरी जो एलिगेशन या उसकी क्वेश्चनरीज हैं उसको ख़त्म किया जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम किया जाए। बहुत शुक्रिया शहबाज सिद्दीक साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब, आप साबिक सीनियर नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब, ये बताइएगा कि FBR ने ऑटोमेशन की तरफ जाने के लिए पराल की खिदमात हासिल की और पराल की खिदमात और कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं? अयूबी साहब, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो पराल का अदारा है, ये हमारे नाजरीन के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये FBR का एक ऐसा विंग है जो IT और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है। FBR का वो तमाम कंप्यूटराइज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिस्टम जिसके ज़रिए गोशवारे फाइल किए जाते हैं, ख्वाह वो इनकम टैक्स के हों, सेल्स टैक्स के हों, कस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की विद होल्डिंग कंप्लाइंसीज हैं, तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये पराल के ज़रिए इस वक्त हो रहे हैं।
नो डाउट कि अगर एफबीआर की आप टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री को और ऑटोमेशन और जितनी भी ये डिजिटलाइजेशन की हिस्ट्री देखें तो इसमें पराल ने अपना एक किरदार अदा किया है। बट आप इसके साथ साथ अगर इसकी कारकर्दगी का मुआवजा करें दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर जो इस वक्त इनकम टैक्स के जो टेक्नोलॉजी के आर्म्स हैं उनसे, तो इनकी जो कारकर्दगी नहायत डिसअपॉइंटेड और मायूस कुन रही। उसकी वजह ये है सर कि दुनिया में जहां भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसका मकसद ये था जो भी टैक्स गुजार हैं या कंसल्टेंट्स हैं या जो टैक्स लॉयर्स हैं इनके लिए कंप्लाइंस को आसान बनाया जाए, जबकि इसके बरखिलाफ पराल ने हर कंप्लाइंस को जो मैनुअल तरीके से की जाती थी उसे इंतहाई मुश्किल और कम्बरसम और डिफिकल्ट बनाया। तो बेसिकली इनका जो मकसद था कि ये कंप्लाइंस को सिंपल, आसान, तेज और फैसिलिटी के तौर पे मुतारफ कराएं, उस जो है नाकाम रहे हैं। आप देखें कि जरा सी जब ट्रैफिक आती है इस आईआरएस सिस्टम पे इनकम टैक्स रिटर्न्स की या सेल टैक्स रिटर्न्स की लास्ट डेटों की, तो इनका सिस्टम डिले का शिकार हो जाता है और बुरी तरह फंक्शन करता है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो इनकी ऑडिट की कंप्लाइंसेस हैं उसमें भी आप इतने ग्लिच हैं, और सेल टैक्स की रिटर्न्स की जो इन्होंने रिसेंटली ई इनवॉइसिंग इंट्रोड्यूस कराई है अपना सॉफ्टवेयर दे के, उसमें इतने ज़्यादा ग्लिचेस हैं टैक्स गुजारों की। आप इनकी अगर हेल्पलाइन पे जाएं तो लाखों के करीब जो है वो कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं जिसमें डेटे का ऑटोमेटिकली डबल रिपोर्ट हो जाना। इनका सिस्टम जो है ग्लिच की वजह से ओवर रिपोर्टिंग सेल्स की, परचेज की कर देता है, लाइबिलिटी गलत डिटरमिन कर देता है, और बहुत सी जो है वो विद होल्डिंग की पेमेंट्स है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के ये सिस्टम आसानी पैदा करने में करंटली बुरी तरह नाकाम रहा है। इसके साथ साथ इनका जो डाटा सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत सवाल रहा है। पराल की तरफ से बेशुमार जो है वो आपको पता है कि डेटा जो है वो लोगों का चोरी होता रहा, और बहुत से जो इस मुल्क के जो नामवर शख्सियात हैं उनका डाटा भी इन्हीं अफराद की तरफ से लीक हुआ। और एफटीओ साहब के भी ऑर्डर्स हैं कि सेल टैक्स के बहुत से इनवाइसों के फ्रॉड्स हैं जिसके अंदर पराल ने ही जो है वो तो सेल टैक्स गोशवारों में इनपुट के तौर पे एंटर किया, और फिर इसी तरह से आगे वो फेक फ्लाइंग इनवाइसेस के एक पूरी चेन चली जिससे मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। तो किसी जिम्मेदार का आज तक तायुन नहीं किया गया, और एफबीआर जो है जो अल्टीमेट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सब चीज पे बात करने की, तो वो बात करने से गुरेजा है। तो हम ये समझते हैं पराल के अंदर जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस नजर आनी चाहिए, एक सिंपल और एक मॉडर्न डिजिटलाइजेशन जो एक आम आदमी के लिए और कंसल्टेंट्स के लिए भी और जो टैक्स लॉयर्स हैं उनके लिए भी आसानी का सबब बने। इनकी जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, उस पर भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है, चूँकि एफबीआर के पास टैक्स गुजारों के बिजनेस डेटा होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल डेटा, और अगर किसी तरह से भी लोगों के ज़ाती मालूमात जो हैं चोरी हो जाएं तो उस तरह उनको बहुत नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है। तो अगर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँ कि टेक्निकल ग्लिचेस जब तक पराल जो है वो रिमूव इफेक्टिवली नहीं कर पाता तब तक इसकी कारकर्दगी को और वो अच्छे काम जो इन्होंने किए हैं उसे पजीराई नहीं मिलती। इसी वजह से जो है अप्रिसिएशन नहीं बनी कि इनने वो स्टेक होल्डर्स ने जो इनके पास कंप्लेंट्स फाइल की और जो रेजोल्यूशंस फाइल किए, जिस तरह टैक्स बार एसोसिएशंस हैं और जिस तरह से हमारे टैक्स बार्स के ओहदेदारान हैं, वो एफबीआर के जो आईटी के मेंबर्स होते हैं उनको बताते रहते हैं कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके जो है वो सजेशंस हैं, रेमेडी है, तो उसको खातिर खा तरीके से नहीं लिया जाता। इनका सॉफ्टवेयर और सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है विच शुड बी ईज फॉर द टैक्स पेयर एंड टैक्स कंसल्टेंट्स। बहुत शुक्रिया ज़्यादा चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब। आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के और साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर ये बताइएगा पराल की जो परफॉर्मेंस है और कारकर्दगी है, आप उससे कहाँ तक मुतमईन हैं? जो एक्चुअल डाटा है हमारा विद होल्डिंग स्टेटमेंट से और विद होल्डिंग टैक्सेस से, वो सारे का सारा हमारे पोर्टल के ऊपर मौजूद है। अब उसकी आगे डाटा की सेग्रीगेशन और उस पर काम करना ये एफबीआर का काम है। ये हमें अपने बीटीबी का जो शोबा है उसको एक्सटेंड करना चाहिए और फिर हमें जाके नए टैक्स पेयर जो है उनको नेट टैक्स नेट में लेके आना चाहिए। पराल हमें डाटा प्रोविजन की हद तक हेल्पफुल हो सकता है, और अगर बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो तो एफबीआर ने करना और एफबीआर ही करेगा। पराल जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है जो एफबीआर को असिस्ट कर रहा है आईटी के मामलात में, और जो हमारी रिटर्न
रिटर्न्स हैं उनको चलाने में, उसका जो बैक एंड पे सॉफ्टवेयर है, असिस्टेंट है एफबीआर का। जहाँ कहीं कारकर्दगी की बात होगी वो एफबीआर की कारकर्दगी की बात होगी। वहाँ से ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना है कि हमने नए टैक्स पेयर तलाश करने में कितना काम किया है, हमने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे कितना काम किया है, या हमने सिर्फ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको ही स्क्वीज करते जाना है। अभी जो बेसिक काम है हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर है, उसके मुताबिक हमें अपने टैक्स रेवेन्यू सेट करने चाहिए। जहाँ जहाँ शोबे में ग्रोथ है उसके मुताबिक हमने अपने टैक्स के जो मुहासलात है उसको बढ़ाने की तजावीज़ देनी चाहिए। जो बेसिक काम है एफबीआर इस वक्त कर रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक रिकवरी इंस्पेक्टर का काम कर रहा है कि इस शोबे से इतना पैसा इकट्ठा करो, इससे इतना इकट्ठा करो, इससे इतना इकट्ठा करो। कहीं भी इकोनॉमिक इंडिकेटर को सामने रख के टैक्सेशन नहीं हो रही। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि हर साल हम टैक्स नेट का एक्चुअल काम है बढ़ाने का, उसको हम बढ़ा नहीं रहे। टैक्स का रेवेन्यू का टारगेट बढ़ा देते हैं और अल्टीमेटली टैक्स जो कलेक्शन का जो हमारा टारगेट होता है हम उसको मीट नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि हम अनरियलिस्टिक जो है टारगेट वो बनाते हैं। जहाँ ग्रोथ आपकी जो है वो 3-3.5% 4% के करीब है, टैक्स का आप कहते हैं 20% बढ़ा दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिसी मेकर का सबसे बड़ा फेलियर यही है कि जब वो इस प्लान को बनाता है और हमें टारगेट सेट करके देता है तो मैं यकीनी तौर पे समझता हूँ कि ये एफबीआर का फेलियर होगा। एफबीआर इस टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट है इसको अचीव करने में नाकाम रहेंगे। हमें अगर रियलिस्टिक होके पॉलिसी बनाएं तो फिर मेरा ख्याल है कि डेफिनेट हम सक्सेसफुल होंगे। फिलहाल तो जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, मैं समझता हूँ कि हम नाकाम रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं फ़रूक गुज्जर साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। फ़रूक गुज्जर साहब, आप पराल की मौजूदा परफॉर्मेंस और कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पराल पाकिस्तान के अंदर कब लॉन्च हुआ। पराल एक्चुअली 2007 के अंदर जब एफबीआर ने अपना ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया तो उसके लिए एक अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई पराल, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड। इसको बेसिकली ओन्ड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट इज़ रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। देखें, इस एंटिटी को बनाने का पर्पज़ ये था कि एफबीआर के साथ ये जो लोग हैं लाइजनिंग करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आएँ जिससे आम टैक्स पेयर को फ़ायदा हो, ताकि उसका टाइम बचे और उसको जो है एफबीआर के टैक्स ऑफिस में बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। ऑनलाइन आपको जो है ना वो हर चीज़ की एक्सेस हो, आप अपना जो है वो चालान जनरेट कर सकें और अपनी इनकम टैक्स में और सेल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकें। फिर बाद में 2014 में एक नया इन्होंने सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जिसको आयरस कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखें, ये तीन चीज़ें अलहदा हैं, एक एफबीआर है, दूसरी पराल है और तीसरा एक सॉफ्टवेयर है आरएस। इन तीनों की अलहदा अलहदा जो है ना वो एंटिटी है और तीनों का हमारे यहाँ एज ए टैक्स कंसल्टेंट रोल अलहदा अलहदा है। अब होता क्या है कि एफबीआर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन इशू करता है पराल को, पराल उसके ऊपर वर्किंग करती है और वो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसने सॉफ्टवेयर दिया होता है, जो करंटली आयरस है, वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। अब हमने जो है ना नंबर ऑफ टाइम एफबीआर के साथ और पराल के साथ टैक्स पेयर्स के इश्यूज़ को डिस्कस किया। अब उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम पराल के साथ कोई इशू डिस्कस करते हैं तो वो कहता है कि ये एफबीआर की पॉलिसी का इशू है, जब एफबीआर के साथ डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं पराल का इशू है। मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब ये कोई इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर देते हैं पराल को और पराल उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कर देता है तो उसकी बेस के ऊपर टैक्स पेयर के मसाइल बढ़ते हैं ना कि कम होते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो आयरस का सॉफ्टवेयर है ये 2.0 चल रहा है और आने वाले सालों में हमें अभी खबर मिली है कि एफबीआर एक 3.0 का जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि पराल के और एफबीआर के कोऑर्डिनेशन में जो एक तसलसल नहीं है उसकी वजह से टैक्स पेयर के मसाइल बढ़ते हैं ना कि कम होते। फ़रूक गुज्जर साहब, अगर पराल एफबीआर के ज़ेरे साया काम कर रहा है तो फिर लेटरबाजी क्यों, इतना प्रोसेस लंबा क्यों कर दिया गया है? देखें, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि पराल एक अलहदा एंटिटी है, उसको बेशक ओन्ड बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन उसमें इशू सिर्फ ये है पराल ने एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ एफबीआर चलना है। पराल इटसेल्फ कोई भी कुछ किसी चीज को अमेंड नहीं कर सकती। पराल जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास सिर्फ राइट है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बड़े बैठे हुए हैं, ऑपरेशन का जो मेंबर बैठा हुआ है या पॉलिसी का बैठा हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने पास ऑन करनी है उस प्राल ने इंप्लीमेंट करवा देना है उसको। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि जब कोई पॉलिसी यहाँ मुल्क के अंदर बनती है तो उसके जो आफ्टर दैट पॉलिसी आफ्टर इम्पैक्ट आते हैं उसको मद्देनजर नहीं रखा जाता और अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो प्राल के ऊपर आ जाता है। फरूक गुजर साहब, अगर ये इंटरनल पॉलिसी है तो फिर तमाम रिमार्क्स हैं जो मुतलका ऑफिसर क्यों देता है और प्राल के पास इख्तियारात क्यों हैं? आपकी किसी रिटर्न के अंदर प्रॉब्लम आया, आपने प्राल के ऊपर एक क्यूरी रेज की, प्राल इटसेल्फ उतनी ही उसको अमेंड कर सकता है, उतना ही रिजॉल्व कर सकता है जितनी पावर एफबीआर ने उसे दी हुई है। अल्टीमेटली जब वो आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेगा, वही चीज़ को वो फॉरवर्ड कर देगा पॉलिसी के पास कि जी आप मुझे बताएं इसका क्या करना है। इसकी वजह से डिले टैक्सेस आ जाते हैं और एक टैक्स पेयर जो है ना उसके प्रॉब्लम बढ़ते रहते हैं। अब आप देखें कि आप लॉ में लिखा हुआ है कि एक सेल्स टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न को अगर आपने उसकी लायबिलिटी को इन्हांस कर दिया तो 60 डेज में आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आज अगर मैं अपनी लायबिलिटी को इन्हांस भी करूं तो फिर भी प्राल ने एक उसके ऊपर कंडीशन कि जी यू हैव टू गेट द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ते हैं। फरूक गुजर साहब, इस इनवॉइसिंग का जो स्कैंडल है उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराती हैं? कभी इस मुल्क के अंदर ऐसा हुआ कि एक पुलिस वाला काम करे गलत और उसी महकमे का बंदा उसकी इंक्वायरी करे? INDB तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अदारा है, वो अपने ऑफिसर के खिलाफ कैसे इंक्वायरी करेंगे? इसी वजह से जो FTO की डायरेक्शन है आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक IT का बंदा इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी बंदे का जो है पासवर्ड हैंग नहीं होगा। आज अगर आप देखेंगे कि बहुत से लोग आज अपनी कंप्लेन लेके कंसर्न कमिश्नर के पास पहुंचे हुए हैं कि जी मेरे पास इतना इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड था, किसी बंदे ने मेरा जो है वो यूज़र आईडी पासवर्ड हैंग कर लिया और आगे उसने वही इनपुट को अपने मुताबिक जो है ना वो इनवॉइसेस डाल के वो मेरा इनपुट उस आउटपुट के अगेंस्ट जो है ना वो कंज्यूम कर लिया। अब देखें ये सबमिटेड रिटर्न है, कंसर्न कमिश्नर को भी पता है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है कि इस बंदे के पास ये इनपुट था, ये लोग हैं जिनको रजिस्टर्ड पर्सन को इसने सप्लाई की और वो भी एंटिटियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। लेकिन क्या हो सकता है, इस मुल्क के अंदर उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक जिसने गलत किया है उसको सज़ा नहीं मिलेगी। फरूक गुजर साहब, आप समझते हैं इस स्कैंडल के जिम्मेदार भी रजिस्टर्ड पर्सन को ठहराया जाएगा? सही है। देखिए, मेरे पास एक क्लाइंट आए, उनकी कंडीशन ये थी कि वो कंसर्न कमिश्नर के पास जाते थे, अपनी रिटर्न को फ्यू टाइम्स के लिए ओपन करवाते थे, अपनी रिटर्न को जमा करवा के उसी वक्त उस कमिश्नर को कहते थे कि सर अभी हमारे बैठे बैठे हमारे जो है ना वो सेल टैक्स का स्टेटस से सस्पेंड कर दें, ये ना हो कि कोई बंदा और जो है ना हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड हैंग करके हमारी रिटर्न में अमेंडमेंट कर सके। और वो इतने ज़ईफ़ किस्म के टैक्स पेयर थे कि बार बार कमिश्नर के पास जाना। मैं तो उनकी हिम्मत और दाद को सलाम पेश करता हूं और उस कमिश्नर के लिए भी मैं सलाम पेश करता हूं कि जो उनको इतना फैसिलिटेट करते थे कि उनकी रिटर्न फाइल हुई है और उसी वक्त उसको सस्पेंड कर दिया जाए। फरूक गुजर साहब, ये भी बताइएगा, अगर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक की शर्त रख दी गई है, फिर ताखीरी हरबे क्यों, इतनी बड़ी इंक्वायरी क्यों की जाती है? सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा कि जो मौजूदा हुकूमत है इसका एक मोटिव है ईज़ी डूइंग ऑफ बिज़नेस। हमारे नवाज शरीफ साहब का, अपना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये जो है एक मोटो है कि जी ईज़ी डूइंग ऑफ बिज़नेस। लेकिन पाकिस्तान में हर आने वाले दिन में बिज़नेस मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। आप सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि जब वो बंदा अपनी बायोमेट्रिक करवा देता है, आपसे वेरीफाई हो जाता है, तो फिर आप उसकी रजिस्ट्रेशन इतनी जो है उसमें कंडीशन क्यों लगाते हैं? देखिए, मैंने अभी लास्ट दिनों में एक सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन अप्लाई की और उस कंसर्न्ड LRO था, उसने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि जी आपने जो एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो मीटर की और उसके बिजनेस प्रीमिसेस की जो है वो तस्वीरें नहीं लगाई। अब वो जो मैं बिजनेस प्रीमिसेस पे जाता हूँ, वो वहाँ पे उन्होंने एक गोडाउन लिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने होलसेल की ट्रेडिंग करनी है। अब वहाँ पे तो ना कोई गूगल मैप काम करता है। अब मेरा जो क्लाइंट है वो इस वजह से परेशान है कि जो मेरी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। तो इसलिए हमारे बड़ों को ये सोचना चाहिए कि बंदे अगर अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करते हैं या इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो उनके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। जब बंदा आपके पास रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो बंदा अगर सेल टैक्स की रिटर्न के अंदर या इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर कोई भी गलती करता है तो उसके बाद आप इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक उसको ऑडिट में या उसकी अमेंडमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर लें और इसी तरह सेल टैक्स की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दें। यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड करता जाऊँ कि देखें, अभी मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स
बार दोस्तों के जब मसाइल को सुनता हूं तो आप यकीन करें कि उसकी परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि आज के दौर में 38 नोटिस ये लोग जाके रेड करते हैं और तीसरे दिन उस बंदे को प्री सस्पेंशन का नोटिस दे देते हैं और अगले दिन 3-4 दिन गुजरने के बाद उसको सस्पेंड कर देते हैं। मैंने लास्ट भी आपके प्रोग्राम में ये चीज को बावर करवाया था कि देखें जब तक 38 हुआ है आप उसका जो सामान लेके आए हैं, उसका लैपटॉप लेके आए हैं, जो चीजें भी लेके आए हार्ड कॉपी में, आप उसको वेरीफाई करें। आप उसके ऊपर ये प्रेशर तो ना डालें हम आपको सस्पेंड कर देंगे और सस्पेंशन करके आप उसको इस बात में प्रेशर करना कि जी आप हमें इनकम सेल टैक्स की लायबिलिटी पे कर दें तो हम ये 38 की प्रोसीडिंग को खत्म कर देते हैं। ये देखें बिजनेसमैन इसीलिए तो डरता है, अपने आप को 100% कंप्लाइंट करने के लिए डरता है। आज आप किसी पर्सन से पूछें कि आपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, वो कहता है सर मैं क्यों रजिस्टर्ड हूं, मैंने ड्यू टैक्स पे भी कर दिया, तो फिर भी इस मुल्क के अंदर कभी मेरे ऊपर रेड हो रहा होगा, कभी मेरे ऊपर जो है वो असेसमेंट की प्रोसीडिंग हो रही होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने बिजनेस को मैन को ट्रस्ट देना चाहिए ताकि वो ड्यू टैक्स लायबिलिटी पे कर सके। बहुत शुक्रिया फारूक गुज्जर साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं कारी जोहेब रहमान जुबैरी साहब। कारी जोहेब रहमान जुबैरी साहब, ये बताइएगा कि जो ई इनवॉइसिंग का स्कैंडल आया है आपकी नज़र में इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि FBR ने ई इनवॉइसिंग लॉन्च की। अच्छा, उससे एक बड़ी बेहतरी जो अच्छाई कि जब हम लोग बहुत सारी चीज़ों की बुराई यहाँ बयान करते हैं तो ज़रूरी है कि जिस डिपार्टमेंट के साथ हम चल रहे हों अगर उसकी कोई चीज़ अच्छी हो तो उसको सराहा भी जाए। डिपार्टमेंट ने जो ई इनवॉइसिंग का निज़ाम अभी किया लॉन्च के ई इनवॉइसिंग या POS सिस्टम को लाया जाए। ई इनवॉइसिंग का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब दूसरे सर्वर्स के थ्रू अपनी इनवॉइसेस पुटअप कर रहे थे और उसका ताल्लुक प्राल के ID पासवर्ड के साथ नहीं था। प्राल सिर्फ आपको एक दफ़ा लिंक प्रोवाइड कर देता है, आप वो अपने सॉफ्टवेयर के साथ पैच करते हैं और ई इनवॉइसिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उससे अच्छी बात ये थी कि आप उसी सॉफ्टवेयर के क्रेडेंशियल्स यूज करते हुए सेल्स टैक्स की इनवॉइसेस पुट करते थे तो वो आगे उसका क्रेडिट मिलता था बायर को, वरना वो आगे जाती नहीं थी। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल प्रॉब्लम ये आई कि अभी तक जो लोग ई इनवॉइसिंग पर आ गए हैं साथ साथ उनकी ऑफलाइन इनवॉइसिंग भी चल रही है। तो स्कैंडल एक्चुअली ये है कि जो लोग क्रेडेंशियल्स को ओवरराइड करते हैं वो ये करते हैं कि वो आप एक बंदा ई इनवॉइसिंग कर रहा है साथ ही साथ उसकी रिटर्न में रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के बाद वो मैनुअल इनवॉइसेस पंच करते हैं और एक ही सिस्टम पे लगता है शायद काम कर रहे होते हैं कि फौरी तौर के ऊपर दूसरे में वो क्लेम भी हो जाती हैं। तो ये तो सर देखना पड़ेगा कि पहली बात ये कि क्या जहां पर लोगों ने ई इनवॉइसिंग को ऑप्ट कर लिया है उनकी मैनुअल इनवॉइसिंग फौरी तौर पे बंद हो जाए। और जब डिपार्टमेंट ने एक अच्छा इकदाम लॉन्च किया है तो हर बंदे को ई इनवॉइसिंग पर ले आए, ऑफलाइन को खत्म कर दिया जाए बिल्कुल। और रही बात आपने इसमें आखिर में बात की कि इसमें जिम्मेदारी किस पे जाएगी, देखें हम लोग अभी तक मातहत हैं पराल के, डिपार्टमेंट को भी अपनी तमाम तर चीजों को पराल के ज़ेरे साया लेके चलना पड़ता है। हम ये कतई नहीं कहते कि इसके अंदर अनासर शामिल हैं, टैक्स पेयर को गलत खदमात फराहम करते हैं और इसको सराहते हैं कि जी इसको बढ़ा लिया जाए और यूं किया जाए और यूं किया जाए। ना हम किसी ऑफिशियल के ऊपर टारगेट कर सकते हैं कि किसी ऑफिसर की इसमें मिलावट शामिल होगी और ना ही हम पराल जो ऑफिशियल हैं उनको डायरेक्ट कह सकते हैं। देखिए जहां पर मामलात होते हैं अच्छों के साथ साथ बुरे मौजूद होते हैं, लेकिन अभी हम किसी को भी टारगेट करें कि इसमें बुरा कौन है तो शायद वो कबल अज़ वक्त होगा। उससे बहुत बेहतर है कि जो चीजें अच्छी हो रही हैं और उनकी वजह से बुरे लोगों का काम का खात्मा खुद ही हो जाएगा तो हम अच्छी चीजें ऑप्ट कर लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कारी जोहेब रहमान जुबैरी साहब, ये भी बताइएगा कि जो ऐसे स्कैंडल हैं इनसे बचा जा सकता है और टैक्स पेयर की जो प्राइवेसी है उसको महफूज बनाया जा सकता है, क्योंकि आप IT को बेहतर जानते हैं, आप लाहौर टैक्स बार में भी खिदमात अपनी सरंजाम दे चुके हैं और लाहौर हाईकोर्ट बार में भी अपनी खिदमात दे चुके हैं। देखिए पहली तो बात मैंने अभी जिस तरह की कि इनवॉइसिंग का बेहतरीन तरीका जो डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया ई इनवॉइसिंग और POS, इससे बहुत सारी चीज़ों को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो गई। क्योंकि हमेशा डाउट यही रहता है ना कि पराल से चीज़ें लीक आउट होती हैं या FBR से चीज़ें लीक आउट होती हैं। जब सिस्टम ही आपका अलहदा है, सर्वर्स ही अलहदा हैं और उनको संभालने वाले लोग भी अलहदा हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी मैच नहीं करती इन चीज़ों के साथ आके, तो सिक्योरिटी तो है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जिस तरह आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले वो लोग जो सेल्स टैक्स में थे उनके ऊपर एक सिक्योरिटी लगाई थी बारकोड स्कैनिंग वाली कि आपका एक नंबर जो रजिस्टर्ड नंबर होता था वो मोबाइल के साथ पैच हो जाता था, आप उसको स्कैन करते थे तो वो ओपन कर पाते थे IRS के अकाउंट को। अच्छा, इसमें कवाहत ये आई कि एक आदमी जिसके मल्टीपल जो लोग हैं वो यूजर को यूज कर रहे हैं, क्रेडेंशियल्स को यूज कर रहे हैं, जैसे उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है या उसका टैक्स एडवाइजर है या उसकी अपनी कंपनी के अकाउंटेंट्स हैं या कोई और रिप्रेजेंटेटिव उसका, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कितने मोबाइल वो लेगा और कितनी दफा पैच करवाएगा हर दफा, इसमें एक इशू था। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ा सा कुछ पीछे चले जाएं, गालिबन 2007 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सिस्टम लॉन्च किया था। उसके तहत उन्होंने ये किया था कि जो एक इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी NIFT, जो ज्यादातर आपके बैंक्स को भी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है, उन्होंने उनके
लाइसेंसिंग करना शुरू की थी। होता ये था, जब आप अपने आईडी पासवर्ड के ऊपर काम करते रहते थे, लेकिन आप किसी भी चीज को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाते थे जब तक वो लाइसेंस आपके सिस्टम में मौजूद नहीं होता था। अब वो सिस्टम आप 1 साल के लिए लेते थे और वो जिस सिस्टम को आप समझते थे कि ये आपके लिए ऑथेंटिक सिस्टम है और रिलायबल है, उस सिस्टम में आप उसको इंस्टॉल कर देते थे। उस सिस्टम के ऊपर आप जब चाहते थे कोई काम कर लेते थे और वो वैलिड तरीका था और बड़ा लंबा अरसा ये HCCP में बहाल रहा और इसके फायदे ही आए, कोई नुकसानात देखने में नहीं आए। अगर हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट को चाहिए इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस को भी जरूर मद्देनजर रखे। अगर निफ्ट हमारे लिए बेहतर हो सकता है तो उसे जरूर लाया जाए। जोहेबुर रहमान जुबैर साहब, ये बताइएगा कि NTN के रजिस्ट्रेशन के लिए प्राल में शर्त रखी गई है कि जो ब्लड रेशन है उसके नंबर पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है। आप समझते हैं वाकई ब्लड रेशन के फोन नंबर पर NTN की रजिस्ट्रेशन हो जाती है? देखिए, ये तरीका तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जिनके पास, यानी जो अभी रेजिडेंट नहीं है या रेजिडेंट हैं फिलहाल फौरी तौर पे रिटर्न भेजने के लिए वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और पाकिस्तान से बाहर उनके जो नंबर्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है कि हमारा सर्वर जो है आयरस का उसके ऊपर मैसेज भेज सके। तो उसके लिए ये जो एक नया इकदाम था ये खुशाइन था कि इसके अंदर ब्लड रिलेशन से मुराद आपका शौहर, बीवी, बच्चे, माँ बाप, इनमें से किसी का नंबर से रेलेवेंट हो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, आप उनका नंबर वहां पे दर्ज करेंगे तो आपका आईडी आपके बिहाफ पे उन्हें चला जाएगा, जो पिन आना होता है आपको, और आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा के रिटर्न भिजवा सकेंगे। या अपने क्रेडेंशियल्स चेंज करना चाह रहे हैं या पासवर्ड बदलना चाह रहे हैं तो ये काम हो सकेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये देखने में आई है कि पहली बात तो ये कि जहां पर नई रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं और आप वहां पे किसी ब्लड रिलेटिव का नंबर देते हैं, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, ऑन ही नहीं करता, और ये सिस्टम में बस सिर्फ नाम को है, अभी नहीं चल रहा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि अगर कोई शख्स जिसका पहले से पासवर्ड मौजूद था वो भूल गया है अपना ईमेल और मोबाइल और पाकिस्तान में नहीं है, तो उसके लिए भी तो आसानी कोई होनी चाहिए ना। या तो ये आसानी पैदा कीजिए कि हमारे सर्वर इतने स्ट्रांग हो कि अगर वो किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में है तो उसके नंबर की फैसिलिटी यहाँ मौजूद हो कि उसे मैसेज जा सके। हाँ, इसमें एक कबाहत ये आ सकती है कि डिपार्टमेंट के ऊपर एक बर्डन आएगा। एक जाहिर सी बात है, हमारी एक जो पॉपुलेशन का एक चंक है वो पाकिस्तान से बाहर है और अगर सबको इंटरनेशनल मैसेजेस करना शुरू करें तो वो भी खर्चा है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है मेरा ख्याल है। अगर जब डिपार्टमेंट अगर इंटरनेशनल नंबर पे जो उसके नाम पे रजिस्टर्ड हो, अगर मैसेज भिजवाने के लिए कोई एक चलान या कोई ऐसी चीज जनरेट कर दे जिसको वो पे कर दे, तो वो खर्चा भी मेरा ख्याल है टैक्स पेयर उठाने में कभी कभार महसूस नहीं करेगा और जमा करवा देगा। लेकिन अभी तक जो ये सिस्टम था अभी तक मुकम्मल तरीके से फाल नहीं है। जो भी आपने बात की कि उसके नंबर के ऊपर इसे भिजवाया जा सकता है, अगर हो जाए तो ये खुशाइन है, क्योंकि हम हर दफा एक ही बात कहते हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाओ। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए आसानियां तो देनी पड़ेंगी। जोहेबुर रहमान जुबैर साहब, ये भी बताइएगा कि इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने के आखिरी दिनों में FBR का सिस्टम बिल्कुल बैठ जाता है, क्या इसका कोई मुतबादल हल है? सर देखिए, इसमें हम पराल की गलती नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि पराल उन्हीं सिस्टम्स पे या उसी मैकेनिज्म पे काम कर रहा है जहां तक डिपार्टमेंट उसे सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या ऑफिशियली हो, जैसे भी देखा जाए। उसमें दूसरी बात ये रहेगी कि हाँ, ये जरूर होना चाहिए, पराल को अब इतने सालों से काम करते हुए ये अंदाजा हो जाना चाहिए, गालबन शायद 2007 में आया EFBR के साथ पराल, और अब तक पराल को ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि मामलात को कैसे लेकर चलना है आगे। क्योंकि एक गलती यहाँ पर टैक्स पेयर्स की भी है कि वो इंतजार करते हैं आखिरी डेट आने का। जब आखिरी तारीखें करीब आती हैं तो वो एक बहुत ज्यादा लोग जो हैं एक दफा में सर्वर को यूज करना शुरू करते हैं, सर्वर अक्सर जो है वो क्रैश कर जाते हैं या स्लो डाउन हो जाते हैं। उसके लिए बेहतर है कि टाइम टू टाइम चीजों को भेजते रहें, इंतजार ना करें आखिरी डेट का। और डिपार्टमेंट को और पराल को भी चाहिए कि सर्वर्स को आहिस्ता आहिस्ता बेहतरीन करते जाएं। जब हर साल ही एक चीज को सामना करना पड़ रहा है तो उसे क्यों नहीं इनहांस किया जा रहा। बहुत शुक्रिया कारी जोहेबुर रहमान जुबैर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मोहम्मद दानिश साहब, आप CA हैं। दानिश साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, मौजूदा जो परफॉर्मेंस है पराल की और कारकर्दगी है उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या मसाइल है हल करने की ज़रूरत है? पराल की टेक्निकल इशू में सर जो सबसे पहली अहम चीज़ है वो एक्सटेंशन की एप्लीकेशंस हैं। पराल में एक्सटेंशन की एप्लीकेशंस तो देती हैं सेल्स टैक्स में, अगर जी कोई प्रॉब्लम है आप एक्सटेंशन डाल सकते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं हुई। उसकी मैंने कंप्लेन भी की है लेकिन अभी तक उसका कोई आंसर नहीं आया। उसके अलावा जो न्यूली रजिस्ट्रेशन है और पासवर्ड रिकवरी है
उसमें अक्सर औकात जो है वो OTP जाता ही नहीं है। ख़ासतौर पे जोंग का अगर किसी का नेटवर्क हो तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। रॉन्ग नेम का बड़ा प्रॉब्लम आ रही है। जब हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं किसी की तो उसका जो नाम NTN के ऊपर आ रहा होता है ना वो ID कार्ड पे होता है और ना वो होता है जो हमने टाइप किया होता है। जब से ये डिजिटल इनवाइसिंग का इशू आया है, डिजिटल इनवाइसिंग से इनवाइसेस पोस्ट करें तो वो 72 घंटे तक जो है वो आती नहीं है, लेकिन जो डिजिटल इनवाइस से पोस्ट नहीं कर रहे उनकी भी इनवाइसेस जो है वो नेक्स्टर सी में आती नहीं है और नेक्स्टर सी की वजह से रिटर्न सबमिट नहीं होती। तो सेल टैक्स में तो पराल के हवाले से ये मेजर इश्यूज आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया दाना साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं वासफ अली अवैस शेख साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, इसी मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। वासफ अली शेख साहब, पराल की मौजूदा परफॉर्मेंस है और जो कारकर्दगी है उसको आप किस तरह देखते हैं? कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है? पराल जो है वो FBR का एक झेली इदारा है, लेकिन उस झेली इदारा जो है वो अपने आप को FBR से भी अबव समझता है कि FBR के जो IT इश्यूज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जब उसका एक लेटर मेंबर साइन करके पराल को भेजता है तो वो उसमें भी मीखे निकालते हैं, उसमें भी गलतियां निकालते हैं और उसको प्रूव नहीं करते और उसको काम को डिले करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने में सामने आया है कि पराल ने इनवॉइसेस डीलिंकिंग के ऊपर बहुत सारे लेटर्स इशू किए हैं जो कि मेंबर साहब से साइन हुए थे, लेकिन उन्होंने उसको अभी तक कबूल नहीं किया और वो एप्लीकेशन स्टिल पेंडिंग है, जिससे FBR का और टैक्स पेयर दोनों का बहुत नुकसान हो रहा है। सेकेंड चीज़ ये है कि जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस इंतहाई आसान होना चाहिए। वो इन्होंने फिर दोबारा इन्होंने बायोमेट्रिक भी ऐड किया, हर साल बायोमेट्रिक भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सेल्स टैक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो पेंडिंग जा रही है। तो इस इशू को बहुत ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जब एक बंदा सेल्स टैक्स की फैमिली में ऐड हो रहा है और आप उसको दूरियां दे रहे हैं, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं, आप उनका टाइम वेस्टेज करवा रहे हैं जो कि किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, इसको रिमूव होना चाहिए। और सेकंड ये है कि इनके सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं कि ID पासवर्ड मिसयूज़ हो रहे हैं और ID पासवर्ड बंदा चेंज भी कर लेता है उसके बावजूद वो यूज़ हो जाते हैं। तो ये पराल के तौर पे एक बहुत बड़ा इशू है जिसको रिजॉल्व होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वासफ अली शेख साहब, आपने हमें टाइम दिया। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आसिफ खान साहब। आप एडवोकेट हैं और ITPs हैं, टैक्स को बेहतर जानते हैं, डेली मसाइल को फेस करते हैं। आसिफ खान साहब, पराल की मौजूदा जो परफॉर्मेंस है और कारकर्दगी है उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या मसाइल हैं? पराल एक टैक्स पेयर के लिए एक प्राइमरी हैसियत रखता है, लेकिन यहाँ पे देखने में ये चीज़ आई है कि पराल 2014 से लेके ऑनवर्ड अभी तक ये नया सिस्टम बना है उसमें एक सेकेंडरी हैसियत से बात कर रहा है। जो नए आने वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इसकी बेसिक्स का ही मालूम नहीं होता। इसके अलावा सेक्शन 181 है, उसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन या एक्शन 114 सेल टैक्स के हवाले से उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इतनी ज़्यादा है, उसको पूरा करना जो है ना एक आम आदमी के लिए, एक आम टैक्स पेयर के लिए जो रेट से भी कम कर जाता है। अच्छा, इसमें देखने में तो सिर्फ ये चीज़ आती है कि जी आपने जैसे एक CNAC देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देना है, लेकिन जब हम कॉलम्स खोलते हैं तो उसमें उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह की है कि उसको समझने में लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस तरह कि आप रिहायशी एड्रेस के हवाले से समझ में नहीं आती कि फ्रंट कॉलम खुले हैं, रिहाइश के हवाले से है या कमर्शियल बिजनेस के हवाले से है। इसको सिंपल A1 पेज करने की बजाय इसको उन्होंने कॉलम्स में जो ना डिवाइड कर दिया है। जब इसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो वहाँ पे प्रीमिसेस के हवाले से भी प्रॉब्लम आती हैं कि जी ये बताएं कि जी आप कमर्शियल में बैठे हुए हैं, एक बंदा अपने वालद की जगह पे बैठा हुआ है तो उसके लिए भी उसको ये शो करना पड़ता है कि जी मैं रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर बैठा हूँ, जबकि वो उसकी जदी जायदाद है और उसके ऊपर उसने कोई रेंट पे नहीं करना, उसने कोई इसके ऊपर कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। जस्ट एक बिज़नेस प्रीमिसेस है, उसके वाले साहब की अपनी जगह है या उसकी अपनी भी जगह है तो तब भी वो उसको बकायदा पे सारा की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। यहाँ पे गवर्नमेंट के कि जनाब आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, आएँ जस्ट एक CNAC यहाँ पे पुट करें, अपना बिज़नेस का नाम लिखें। पहले होता था कि जी रिटर्न के ऊपर बिज़नेस नाम आता था, अब इन्होंने कर दिया कि वहाँ पे जस्ट बंदे का अपना नाम और उसका रजिस्ट्री एड्रेस। इससे जो इदारे हैं वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि जनाब आपकी रिटर्न इनकम्प्लीट नहीं है, गलत रिटर्न भरी गई है, ये इसके ऊपर आपका बिज़नेस का नाम नहीं आ रहा, तो ये कहाँ से आपने ये रिटर्न फिल कर दी। वो फेक रिटर्न समझ के बाज़-औक़ात हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये चीज़ें सामने आ रही। इसके लिए हमें बकायदा पे अपने फॉर्मेट को दुरुस्त करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। सेल टैक्स के हवाले से भी हमें ये मुश्किलात आ रही हैं कि जी आप पहले इंपोर्टर के हवाले से भी जो इन्फॉर्मेशन थी सिंपल थी,
लेकिन अब इन्होंने इसको मज़ीद मुश्किल कर दिया कि जी आप अपनी वहाँ पे सारी मशीनरी की, रॉ मटेरियल की, हर चीज़ की पहले इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, फिर उसके बाद जी आपकी इंक्वायरी होगी, देन आपका ये सारा होगा। वो उसको 1 डे में करने की बजाय उसको 1 महीनों के ऊपर मुहित कर दिया उस रजिस्ट्रेशन को कि जी आप पहले चीफ ऑफिस में जाएँ, मुतलका ऑफिस में जाएँ, वहाँ से आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट जारी होगी, फिर उसके बाद कमिश्नर ऑफिस से जारी होगी, उसके प्रीमिसेस पे जाके इंस्पेक्टर साहब जिससे एक और आंसर भी चला जाता है कि जी यहाँ पे कुछ ले दे के मामला रिकनसाइल करके तो रजिस्ट्रेशन की गई है। भाई जब एक बंदे की CNIC आपकी कॉपी आपके पास मौजूद है और उसकी रजिस्ट्री की कॉपी मौजूद है या रेंट डीड मौजूद है, तो फिर वहाँ पे फेक काम होना तो मुमकिन ही नहीं है। इसके साथ साथ हमें जो पराल की प्रायोरिटीज़ हैं को मद्देनज़र रखना चाहिए। वो हमारे लिए जो काम करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा। हमें वहाँ पे जब हम जाते हैं, हमें एक एड्रेस चेंज करवाना है, तो उसके लिए पहले वहाँ पे जाके टोकन लेके लाइनों में बैठना पड़ता है। अभी आप उसको अपने पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन सहूलत क्यों नहीं देते, जिस तरह की इससे पहले 2014 से पहले मौजूद थी। टैक्स पेयर हज़रात अपने पोर्टल पे बैठ के खुद ही इसकी अमेंडमेंट कर लेते थे। भी वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन के लिए आपको कहीं भी कोई जवाबदेही देनी ज़रूरी नहीं है, वो सबके सामने वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इसी मेंबर रह चुके हैं लॉ ट्रस्ट बार एसोसिएशन के। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, पराल की जो मौजूदा परफॉर्मेंस और कारकर्दगी है, आप इससे कहाँ तक मुतमईन हैं? ये भी सब समझने की बात है कि पराल का रूल क्या है और FBR का रूल क्या है। पराल जो है वो ज़्यादातर आपकी रजिस्ट्रेशंस में इन्वॉल्व है। वो सारा सिस्टम जो है पाकिस्तान रेवेन्यू का जो ऑटोमेशन है वो पराल के ज़िम्मे है। तो उसने डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट लॉगिन्स के थ्रू लोगों के रजिस्ट्रेशन का अमल भी वही करते हैं और उसको बाद में रेगुलेट भी करते हैं। इस वक्त पराल से लोगों को बहुत सारी शिकायत है, उनके सिस्टम से बहुत सारी शिकायत है कि वो कई दफ़ा फंक्शन नहीं स्मूथली करता, डिले बहुत आते हैं। मैं तो पर्सनली समझता हूँ कि उसमें ग्लिचेज इतनी ज्यादा है पराल के सिस्टम में, उनको दूर करने की बड़ी अशद जरूरत है ताकि लोगों को रजिस्ट्रेशन के अमल में जबरदस्त सहूलत देनी चाहिए। जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है तो वैसे ही हो जानी चाहिए, विद इन 6 वीक्स आप बाकी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करें ताकि लोग रजिस्टर हो और पाकिस्तान का टैक्स बेस बढ़े, बजाय इसके कि हम उसको डिस्करेज करें। और मैं समझता हूँ ये दिन ब दिन जो हम मुश्किल से मुश्किल तर करते जा रहे हैं चीजों को, एप्लीकेशंस को, नेक्स्चर्स को, रिटर्न्स को, ये बहुत बड़ा एक इंपीडियंट है जो कि हमारी टैक्स बेस नहीं बढ़ने दे रहा। हमें आसान किस्म के फॉर्म्स और इवन उर्दू के अंदर फॉर्म ज्यादातर होने चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे एजुकेटेड नहीं है और उनकी सहूलत करनी चाहिए। मैं तो पराल और FBR को ब्रैकेट तो एक ही है, ओवरऑल ब्रैकेट तो एक ही है, दोनों का मकसद भी एक है, रजिस्टर करना, लोगों से टैक्स कलेक्ट करना। FBR के मसाइल अपनी जगह पर है बहुत सारे, वो एक अलग डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे पराल में सेल्स टैक्स रिटर्न में पहले कुछ अर्सा पहले ये है कि जी वो नेक्स्ट C डिलीट हो जाते हैं और वो बाद में मिलते ही नहीं है आफ्टर दे हैव बीन अपलोडेड, और वो जो लोग क्रेडिट्स ले लेते हैं। तो इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस को भी बड़ा डिस्करेज करने की जरूरत है और उसके ऊपर मेरा थॉरोली काम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जी कोई भी डिपार्टमेंट जब बनाया जाता है तो वो हमेशा एक बेहतर निज़ाम के लिए बनाया जाता है। FBR के ज़रिए असर जो पराल का एक डिपार्टमेंट बनाया, ये मैं समझता हूँ कि एक अहम काम सर अंजाम दे रहा है और पराल ने बहुत सारी चीज़ों में वक्त के साथ साथ बेहतरी लेके आया। उससे मैं समझता हूँ डिजिटल निज़ाम के साथ हमेशा बेहतरी आती है और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में बेहतरी लाने के लिए हमेशा डिजिटलाइजेशन जो है वो एक अहम रोल अदा करता है। मैं समझता हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और पराल जो है बेहतर काम अब होते चले जा रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ ज्यादा मुश्किल मामला जो उसमें थे वो उसमें पराल ने काफी रोल अदा किया है और जो भी मसाइल वक्तन फवक्तन सामने आते गए हैं उनको उन्होंने रिजॉल्व किया और लोगों को आसानियों वाले मामला भी किए हैं। जैसा कि अभी पासवर्ड फॉरगेट हो जाता था और उसकी रिकवरी के लिए हमें महकमे में खुद जाना पड़ता था, अब उन्होंने टैक्स गुजार को यह सहूलत दे दी है कि वो खुद इस मसले को हल कर सकता है। यूबी साहब, यही बात तो बड़ी हैरान कुन है कि जब महकमे ने बायोमेट्रिक का निज़ाम दे दिया और एक एजेंसी है नादरा जो कि जिम्मेदार एक इदारा है, जब वो बायोमेट्रिक करने के बाद इस चीज की पूरी जिम्मेदारी उठाती है कि ये बंदे की तमाम जो मालूमात है उनके पास महफूज है, तो इसके बाद महकमे को चाहिए कि वो एंटीएन बनाने के लिए और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए आसानियां पैदा करे ताकि लोग जो हैं आसानी से टैक्स की नेटवर्क
में आने को पसंद करें। और इसमें हमारा जो मेरा ख्याल है कि अगर महकमा इस मामले में आसानी पैदा करेगा तो टैक्स का जो कलेक्शन है, टैक्स की जो और आमदनी है हुकूमत की, वो उसमें और बेहतरी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि जब एक सिस्टम में एक आप लोगों ने बायोमेट्रिक के निज़ाम को लगा दिया है तो फिर टैक्स गुजार को ये पाबंदियाँ क्यों हैं कि वो वेरिफिकेशन करवाए, वो सेल टैक्स के लिए रजिस्टर होने के लिए उसको इन तमाम पेचीदगियों और मुश्किलात को फेस करने के लिए वो क्यों इस तमाम मुश्किलात को फेस करे। तो मैं समझता हूँ कि महकमे को इसको खास तौर पर ख्याल करना चाहिए कि जब एक चीज़ राइज है तो उसमें वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया उमर इकबाल खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आपने एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी। FBR के सिस्टम को जितना आसान बनाया जाएगा और जिस मकसद के लिए पराल को FBR ने हायर किया, ऑटोमेशन की तरफ जाने के लिए, आज उसमें बहुत सी मुश्किलात हैं। आपने हमारे एक्सपर्ट से आपने सुन ली वो गुफ्तगू। अमल को जितना आसान बनाया जाएगा उतना ही टैक्स पेयर का एतमाद भी बहाल होगा और टैक्स बेस भी बढ़ेगी, टैक्स नेट भी बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज है वो टैक्स आमदन पर मबनी होता है। अगर हम इसको अमल को आसान, प्रोसेस को आसान बनाएंगे तो लोग खुश होंगे और खुश होकर इस सिस्टम में आएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।